अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हमने अपनी लास्ट क्लास तक ये सीख लिया था कि भाई आप किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जिसका नाम था क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। और वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर मुझे कौन सी किताब बताती है? कोड ऑफ एथिक्स की किताब बताती है, जिसका कुछ पोर्शन आपके कोर्स के अंदर है, कुछ बातें मैंने आपको सिखा दी थी जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दैट। इस चैप्टर को हमने अलग से डील करना, पर एक सीक्वेंस तो बनानी है ना मैंने। फिर वो कहता है कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि हाँ यार एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अब आप एक स्टेप आगे जाते हैं, आप एग्री करते हैं क्लाइंट से कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। आपकी जिम्मेदारी है एफएस बनाना, आपकी जिम्मेदारी है मुझे डेटा प्रोवाइड करना, आपकी जिम्मेदारी है मेरी इंक्वायरीज का जवाब देना, मुझे जिससे मिलना है उससे मिलवाना और मेरी क्यूरीज को रिजॉल्व करना। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ऑडिट करूंगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत, जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है आयजा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना आयजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत मैं ऑडिट करूंगा। मैं उसको एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिख के दूंगा और फिर मैं बोलूंगा मैं आपको आखिर में रिपोर्ट इशू करूंगा, वो भी आयजा के तहत होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत होगी। हमने एग्रीमेंट तय पा लिया, अब हम वाकई में ऑडिट शुरू करेंगे, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट हो गया ना, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब एग्रीमेंट हो गया, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो ऑडिट। पर वो कहता ये है, अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको ये कहते हैं बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट आपने रिस्क असेस करना है। आपने क्या करना है? रिस्क असेस करना है। रिस्क असेस करने का मतलब ये है, आप ये देखें कि पूरी कंपनी के एफएस के अंदर, पूरी कंपनी के एफएस के अंदर मसला, हाँ जी, पूरी कंपनी के एफएस के अंदर मसला क्या हो सकता है। हाँ भाई, क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? मसला क्या हो सकता है? वो कह रहा है कि भाई आपने क्लाइंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, ऐसा नहीं है कि ऑडिट शुरू कर दोगे, पहले आप देखो कि किस एरिया में क्या मसला हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे बैठे हुए, सर हम नजूमी तो नहीं है कि मुझे पता होगा कि किस एरिया में क्या मसला हो सकता है। तो वो मसले निकालने का एक तरीका है, और जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगा, जो कि 8-9 ईयर्स में मैंने एक्वायर किया है, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिक्स कर दूंगा। आपको कुछ याद करने की नीड नहीं होगी, आपको कुछ रट्टा लगाने की नीड नहीं होगी। किसी भी कंपनी की आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ ये मसला हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, जो मैं आपके भेजे में भी फिक्स करूंगा अगले 15 मिनट में। तो याद रखिएगा, अगले 15 मिनट बहुत क्रूशल हैं। तो अब हम अपना असल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाइंग रिस्क। क्या कहने जा रहा हूँ बताओ, फिर बता रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ? आइडेंटिफाई रिस्क। मैं अब ये कर रहा हूँ कि आप समझेंगे किसी कंपनी में एंटर हो चुके हैं, आप किसी कंपनी में एंटर हो चुके हैं। अब उस कंपनी के किस एरिया में क्या मसला हो सकता है, पहले हमें यह सोचना है और फिर उस मसले को ऑडिट करना है। फिर उस मसले को ऑडिट करना, वो मेरा काम है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने मसला आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है। सही है जी, बहुत फोकस के साथ। इसके लिए आपको मेरे साथ एक कहानी सुननी पड़ेगी, जो भी रिसेंटली मेरे क्लाइंट पे दरपेश आई थी। किसी जूनियर ने ऑडिट किया था, जब मैंने उसका रिव्यू किया तो मेरे सामने ये बातें आई हैं। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आप मुझसे ये पूछें कि सर हम रिस्क असेस क्यों करेंगे, हम ऑडिट शुरू क्यों नहीं कर रहे। मैं क्या कह रहा हूं, आपने पहले रिस्क असेस करना है कि मसला कहां हो सकता है, फिर उस मसले को देखना है कि हाँ ऑडिट करके कि वाकई में मेरा शक सही था या नहीं था। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप अभी ये सोचने लगे ऑडिट शुरू नहीं हुआ, अल्लाह की कसम अभी नहीं हुआ। अभी आप क्या कर रहे हैं? रिस्क असेस कर रहे हैं कि कहां कहां क्या मसला हो सकता है, उसको असेस करने का तरीका है। बट अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अभी एज ऑफ नाउ फॉरन क्या सिखा रहा हूं कि क्यों आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, क्यों आप रिस्क असेसमेंट करेंगे। पहली चीज, क्यों आप रिस्क असेसमेंट करेंगे। दूसरी चीज सिखाऊंगा रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे। बात क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजों को अलग रखना, ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है इसलिए कह रहा हूं। पहले आपने क्या करना है, ऑडिट शुरू करने से पहले, ऐसे नहीं कि आपने बोला इनवॉइसेस दो मैं चेक करना शुरू करूं, नहीं। वो कह रहा है कि पहले ये देख लो मसला कहां हो सकता है, आइडेंटिफाई करो रिस्क, फिर आपको जहां मसला लगे उसको जाके ऑडिट करो। ये अप्रोच है। अभी सिखाता हूं कैसे। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे वाई वी हैव टू असेस रिस्क। इसके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं, आपको फोकस कीजिएगा। यहां पे पहले सिनेरियो के अंदर, ये हमारी बहन एक न्यू ट्रेनी आई थी, हमने उसको भेज दिया ऑडिट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल मेरा एक क्लाइंट है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, पहले एक फ्रेमवर्क समझो। इसका काम यह है कि भाई कुछ सीमेंट कंपनीज हैं, सही है जी, कुछ पावर कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। अच्छा, ये सीमेंट बनाती हैं कोल को यूज करके, ये पावर कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं कोल को यूज करके, क्योंकि इनका प्लांट
कोल से चलता है, कोयला डालना पड़ता है तो फिर वो चलता है। अच्छा, अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं, कोल जो है कोल वो इंपोर्ट करती हैं। और ये जो मेरा क्लाइंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, इसने पोर्ट कासिम अथॉरिटी से, पोर्ट कासिम जो हमारा पोर्ट है जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इससे ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी ये जगह लीज पे ली हुई है। सही है जी, तो इनके पास है 25 साल के लिए। अब ये कंपनी क्या करती है, इन सीमेंट कंपनीज का जो कोल आता है ना, वो अपनी मशीनरी के जरिए, वो अपनी मशीनरी के जरिए पोर्ट पे लोड ऑफ करती है, यानी लैंड करवाती है, फिर इनकी ट्रकों में भिजवाती है, उसके पैसे चार्ज करती है पर टन के हिसाब से। अगर लेट से 1 लाख टन कोयला आया है तो 1 लाख टन के हिसाब से जो भी इनका रेवेन्यू बनता है वो चार्ज कर लेते हैं। ये पूरी कहानी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान बल्क इंटरनेशनल टर्मिनल क्या करती है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल क्या करती है, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस ये है कि जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर कोयला इंपोर्ट करती है तो उस कोयले को इंपोर्ट करके शिप से उतारने में उनकी हेल्प करती है, उनको जगह देती है, उसके पैसे चार्ज करती है, ये इसका बिजनेस है। आई होप ये आपको फ्रेमवर्क क्लियर होगा। मैंने इन बहन को कहा जाओ भाई जरा ऑडिट करके आओ, ऑडिट करके आओ इसके रेवेन्यू की फिगर। मैं क्या रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसको ऑडिट करके आओ, कौन से फिगर, रेवेन्यू की फिगर यानी सेल्स की फिगर। इसने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं तो चैंप हूं इसमें, अभी चली जाती हूँ। मैंने कहा भाई 2022 का रेवेन्यू कितना है, 648,000, 648,000 एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 648,000। अच्छा भाई, इसने कहा कि भाई 12 महीने में 12 इनवॉइसेस आई हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 12 महीने में कितनी इनवॉइसेस आई हैं, 12 इनवॉइसेस आई हैं। और एक इनवॉइस कितने की बनी है, $300 की। अच्छा कहानी सुनिएगा समझिएगा, ये बहन गई पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का ऑडिट करने, रेवेन्यू का ऑडिट करने। अच्छा इसमें मैंने कुछ जानबूझ की चीजें डाली हैं, इन लोगों ने, इस क्लाइंट ने कुछ ऐसा नहीं किया था, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है जी, ये चली गई ऑडिट करने, किसका, मुंह उठा के, जैसे अभी आपने कहा ना कि मुंह उठा के ऑडिट करने चला गया, भाई ये भी ऐसे ही उठा के ऑडिट करने चली गई। इन्होंने क्लाइंट को कहा कि भाई मुझे आप ये बताएं कि ये रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड हुआ 648,000 का। क्लाइंट ने इसको कहा कि भाई हमारे पास एक कस्टमर है, अभी एक ही कस्टमर है, सही है जी, वो 12 महीने इंपोर्ट करता है, 12 मंथ्स इंपोर्ट करता है, और उसमें से एक महीने की उसकी जो इनवॉइस बनती है $300 की बनती है। कितने की बनती है, $300 की। ये क्या रुपीज हैं। तो ये बहन कह रही है कि तो भाई तुमने रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया। उसने कहा भाई सिंपल, इसको मैंने एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया। एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, 180। तो इसने जब इसको मल्टीप्लाई किया, इंटू 12 किया, तो इसने कहा कि भाई आंसर आ गया 648,000। इस बंदी ने पूरी की पूरी 12 इनवॉइसेस को वेरीफाई कर लिया। इस बंदी ने पूरी की पूरी क्या कर लिया, 12 इनवॉइसेस को वेरीफाई कर लिया। तो यहां पे देखते हैं, मैडम इंस्पेक्टेड 12 invoices of rupees of $300 each per month and multiplied it by exchange rate of $1 equivalent to 180। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल ने उनको फैसिलिटेट किया है अपने पोर्ट के ऊपर और एक महीने में $300 की इनवॉइस चार्ज की है, बात समझिएगा, एक महीने में $300 की इनवॉइस चार्ज की है, तो 12 महीने में 3 इंटू 12 कर लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 180 से, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज में टोटल इतने मिलेंगे। ये मैडम आ गई, इन्होंने बोला कि सर मैंने एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर लिया है, बोले मुझे सबूत मिल गया है कि ये सेल्स बिल्कुल सही है, ये सेल्स बिल्कुल सही है। कौन कह रही है, ये मैडम कह रही है। अच्छा भाई, हमने कहा आओ जी जरा रिव्यू करते हैं तुम्हारा, टाइम फॉर मैनेजर रिव्यू, ये हम आ गए। हमने ये कहा सो यू हैव वेरीफाइड 12 इनवॉइसेस मींस 1 इनवॉइस फॉर ईच मंथ, सही है जी। तो भाई मैडम कह रही हैं बिल्कुल यस, बिल्कुल एकदम ये फोकस होकर बात कर रही है कि हाँ यार मैंने तो यही किया। ये गई, इसने किया क्या, बात समझिएगा, मैंने उसको ऑडिट पे भेजा, ये मुंह उठा के चली गई। इसने बोला यार सेल्स की आप मुझे इनवॉइसेस देते हैं, उस बंदे ने इसको इनवॉइसेस उठा के दे दी, बात समझिएगा, तो उस बंदे ने इसको इनवॉइसेस उठा के दे दी। इसने उस इनवॉइसेस को मैच किया, उसने बोला हाँ यार मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट, इसने बोला कहानी खत्म, वेरिफिकेशन हो गई, ऑडिट हो गया। इसने ऑडिट कर लिया, सबूत इकट्ठा कर लिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने ऑडिट कर लिया, सबूत इकट्ठा कर लिया। पर मैं आपसे अगर एक बात कहूं, 2022 में 2022 में जो इकोनॉमी के हालात थे, क्या उसके अंदर मेरी जो इंपोर्ट्स हैं वो बैन थी। 2022 के अंदर जो मेरी इंपोर्ट्स हैं वो बैन थी या नहीं थी, मुझे एक बात बताएं। जवाब आता है सर यस, जवाब आता है सर यस।
तो मुझे आप एक बात बताएं, जब इंपोर्ट्स बैन थी यानी मैं इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का बिजनेस क्या था? बात समझिएगा, इस कंपनी का बिजनेस क्या था सर? इस कंपनी का बिजनेस था इंपोर्टेड कोल को शिप से, वेसल से उतार के कस्टमर को डिलीवर करना। पर भाई इंपोर्ट ही बैन थी, तो उसने मंगवाया क्या और बेचा क्या? तो जब 2 महीने 2 मंथ्स अगर इंपोर्ट्स बैन थी, हाउ इज इट पॉसिबल कि हर महीने की एक इनवॉइस वो वेरीफाई करके आ गई है? हाउ इज इट पॉसिबल कि हर महीने की एक इनवॉइस वो वेरीफाई करके आ गई है? क्या मैं कह सकता हूं इस मैडम ने एक बेवकूफी की? इस मैडम ने एक बेवकूफी की, उसने रिस्क असेस नहीं किया। रिस्क असेस कैसे करते हैं वो अभी भी सिखाऊंगा, पर क्या मैं कह सकता हूं ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट करने नहीं जाना? कहानी इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, ऐसे मुंह उठा के ऑडिट करने नहीं जाना। आपने सबसे पहले क्या करना है? रिस्क असेस करना है। कैसे करना है अभी सिखाता हूं। पर अब मुझे एक बात बताएं, इन्होंने मुझे जवाब दिया यस। मैंने इन्हें सिंपल एक बात कही, ओ बट द एक्सपोर्ट्स, यानी यहां पर हम एक्सपोर्ट की जगह कर लेते हैं इंपोर्ट्स, was banned for 2 months in अप्रैल एंड मई। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट आपने उस महीने की भी इनवॉइस को वेरीफाई कर लिया? तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 2 महीने की इनवॉइस हो ही नहीं सकती है। दीज इनवॉइसेस मस्ट बी फेक, और ये इनवॉइसेस माइट भी बुक की गई हो ताकि आपकी जो सेल्स है वो क्या हो जाए? इन्फ्लेट हो जाए। क्या मैं कह सकता हूं, कि मेरी सेल्स की अमाउंट क्या हुई हुई होगी? क्या मैं कह सकता हूँ मेरी सेल्स की अमाउंट क्या हुई हुई होगी? सर ओवर स्टेड हुई हुई होगी। क्यों ओवर स्टेड हुई होगी आपको कैसे पता? भाई मैं एक बात पूछूं आपसे, एक कंपनी है, उसका धंधा क्या है? लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसको फैसिलिटेट करके उस पर पैसे लेती है। ये कंपनी क्या करती है? जो माल आता है उस पर $300 चार्ज करती है। एक कस्टमर है इसका, सिंपल सिंपल बात कही मैंने, एक कस्टमर है इसका। भाई मेरा सवाल ये है कि जब 2 महीने इंपोर्ट्स बैन थी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उस 2 महीने की इनवॉइस बन गई? इन मैडम ने एक भंड मार दिया, इन्होंने रिस्क असेस नहीं किया। अभी भी सवालिया निशान यही है कि हाउ डू वी असेस रिस्क? हाउ डू वी असेस रिस्क? तो अभी वो देखते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने कहा इट सीम्स दैट यू हैवंट असेस्ड द रिस्क बिफोर डूइंग ऑडिट। मैंने भी इनसे क्या कहा? आपने ऑडिट करना फौरन शुरू कर दिया। आपको सबसे पहले मेरी बहन एक काम ये करना था कि रिस्क असेस करना था। तो अब ये कहती हैं कि ओ सॉरी माय बैड, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। अब हम इसको ये बताएंगे कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी सर अब मैं बहुत सुकून और तामुल से आपको एक बात सिखा रहा हूँ। आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट एग्रीमेंट कर लिया, फौरन से ऑडिट करने नहीं पहुंच जाना। आप पहले करेंगे रिस्क असेसमेंट। आप क्या करेंगे बच्चों? रिस्क असेसमेंट। और अब मैं आपकी बेस बना रहा हूं, पहली बुनियाद डाल रहा हूं ऑडिट की, कि आप रिस्क असेस तब कर पाएंगे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे किसको? एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को। अभी मैं इसको खोल खाल के आपको बताता हूं, जरा ये देखिएगा। मैंने कहा थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंटिटी क्या कर रही है? कंपनी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग टर्मिनल सर्विसेज फॉर इंपोर्ट्स एट पोर्ट कासिम। यही था, ये मैंने समझा। पर एक इस मैडम ने बेवकूफी की, इस मैडम ने इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं समझा। न्यूज तो पढ़ती है, अवेयर तो रहती, अपडेट तो रहती। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं जो इंपोर्ट करती है, अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं जो क्या करती है? इंपोर्ट करती है, पहली चीज। तो मैंने कहा सही है यार, इंपोर्ट करती है, इसमें क्या नुकसान है, क्या बुराई है? मसला ये है इसके अंदर, इंपोर्ट तो करती है, पर उस कंपनी, जैसे तुमने सुना ना कि इंपोर्ट करती है, ये क्या उसका बिजनेस ऑपरेशन, तुमने अंडरस्टैंडिंग ले ली एंटिटी की, उसके बिजनेस की, उसके ऑपरेशन की। इंपोर्ट करती है का मतलब यह है कि भाई उसमें डॉलर इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? डॉलर। इस मैडम ने एक और बेवकूफ़ी की। क्या आपको पता है इसने एक ही रेट यूज़ किया था? क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट पीकेआर वर्सेस डॉलर, क्या पूरे साल एक ही सेम रेट था? नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब आपने जब समझा इदारे को कि यार वो इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज देता है, उसमें फ़ी चार्ज करता है डॉलर के उसमें, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक रिस्क आया कि हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कह रहा, हो सकता है कि एंटिटी ने, इदारे ने अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते वक्त एक्सचेंज रेट को गलत लिया हो। ये मैंने क्या किया? रिस्क असेस किया। ये मैंने क्या किया? रिस्क असेस किया। अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रिस्क मुझे कैसे पता लगा? कि नजूमी हूं नहीं भाई, समझा, इदारे को समझा वो करता क्या है। तो जो वो करता है उसमें ही गलती करेगा ना।
जो वो करता है उसी में ही गलती करेगा ना। ये तो पहला सिनेरियो है भाई, ये तो पहला सिनेरियो है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अभी। अब वापस से समझें, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली ऑडिट कर सकता हूँ? आपका जवाब आना चाहिए नो। आप कहें सर पहले आप रिस्क असेस करें यार। अच्छा फिर मैं आपसे पूछूं हाउ डू वी असेस रिस्क, आप बोलेंगे पहले आप एंटिटी को समझें, एंटिटी में उसके बिजनेस ऑपरेशंस को समझें, कुछ मसले आपको वहां से पता लगेंगे। जब मैंने बिजनेस ऑपरेशन को समझा, जवाब क्या आया, ये एंटिटी क्या करती है, इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज देती है। जो बंदा इंपोर्ट कराता है उसको फैसिलिटेट करती है और डॉलर में फीस चार्ज करती है। तो जब डॉलर में फीस चार्ज करती है उसको कन्वर्ट तो पीकेआर में करेगी ना। क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ रिस्क दैट इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट माइट हैव बीन यूज। ये मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ बातों बातों में। तो अगर एग्जाम के अंदर आप देखें कि एक आपको सिनेरियो दे, बोले एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्टिंग बिजनेस, यानी इंपोर्ट बिजनेस, और वो या ये कह दे कि एंटिटी इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज एट पोर्ट, तो एंड चार्जेस फी इन इट्स डॉलर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फी वो चार्ज कर रही है डॉलर के अंदर, तो क्या एक रिस्क हो गया कि जब वो पीकेआर में कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि वो रेट गलत यूज हो जाए, और हो सकता है जानबूझ के ज्यादा रेट यूज करे, हो सकता है वो कम यूज करे। तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट की बात की है मैंने, तो हो सकता है ना कि भाई वो रेट गलत यूज हो जाए। तो ये तुम्हें रेट जो गलत यूज हो जाए वो तुम्हें क्या मतलब एक वही आएगी कि ये हो सकता है, नहीं, तुम्हें पता ऐसे लगेगा जब तुम देखोगे इदारा करता क्या, तो जो कर रहा है वो उसमें भंड हो सकता है। बात समझ आती है? एक और चीज, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस बंदी ने जो ऑडिट करने गई उसने इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं देखा। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे? बैन ऑन इंपोर्ट्स थे और डीवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर था। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना भाई, मार्केट में चल रहा है ना ये। तो अगर मेरा पीकेआर डी वैल्यू हुआ है तो मेरा जो डॉलर है वो ऊपर गया होगा। बात समझ आ रही है? डॉलर ऊपर गया होगा ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आखिरी महीने की सेल होगी तो उसमें डॉलर रेट और ज़्यादा होगा, उससे पहले महीने की सेल होगी तो उसमें डॉलर रेट और कम होगा। बट ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, ये तुम्हारा रिस्क कैसे निकल रहा है जब तुमने समझा। किसको समझा? एंटिटी को और उसके माहौल को, एंटिटी को उसके माहौल को। पहली एग्जांपल है बच्चों, डरने का और टेंशन लेने का तो है ही नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आपको पूरी कहानी सिखा दूंगा कि क्या क्या समझना होता है, क्या क्या करना होता है, पर दिमाग तो खोलो। क्या मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्ट्स पे बैन था, ये मैडम, ये मैडम अगर ये समझ के जाती हैं, उनको पहले से ही पता होता कि 2 महीने इम्पोर्ट्स बैन थी, तो ये तो वैसे ही पकड़ लेती है वहां पे कि यार इनकी दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है ना ऑडिट करते, वैसे इनका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा होता कि यार 2 महीने इंपोर्ट्स बैन थी तो 2 महीने सेल नहीं होनी चाहिए। ये क्या था? रिस्क, रिस्क असेस किया ना कि 2 महीने सेल बुक नहीं होनी चाहिए, अगर हुई भी है तो मसला है, घपला है। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्पैक्ट? पहला, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ फेक सेल्स। क्या मैं कह सकता हूँ कि हम जब भी प्रैक्टिकल ऑडिट करते हैं तो हम एक पेज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ऊपर लिख लेते हैं कि इस इदारे में इस जगह पे क्या मसला हो सकता है। तो सबसे पहले क्या था, अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी की और इन्वायरमेंट की। और अगर मैंने जैसे इस कंपनी का ऑडिट किया तो मैंने पहले राइट डाउन किया कि देयर इज अ रिस्क दैट सेल्स माइट हैव बीन बुक्ड, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स माइट हैव बीन बुक्ड इन द मंथ व्हेन द इंपोर्ट्स वर बैन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही ऑडिट करता हूँ, मैं आपको सिखा भी ऐसे ही रहा हूँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर आज के बाद मैं ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट करने जाऊंगा या पहले रिस्क असेस करूंगा? देखो ऐसे ही जाओगे तो जलील होगे। तो जलालत से बचने के लिए पहले अपनी तैयारी करो कि क्या मसला हो सकता है। वो मसला कैसे पता लगेगा? जब तुम नजर रखोगे एंटिटी के बिजनेस के ऊपर और इन्वायरमेंट को समझोगे। तो इस इदारे में क्या चल रहा था, ये इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंपोर्ट्स बैन थे, पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो रही थी, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब इंपोर्ट्स बैन हो और मेरा इंपोर्ट का बिजनेस है और मैं बेचता फिर इंपोर्टेड चीज हूँ, यानी इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा रिस्क ये आ जाएगा कि इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज हुआ, पहला रिस्क आ गया। दूसरा रिस्क, यानी मैं फोकस करूंगा ना जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ये चीज चेक करूंगा यार, क्योंकि मुझे रिस्क पता लगा, एक मसला है कि यार हो सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि यकीन है, ये पक्का नहीं है कि गलती होगी, मैं कह रहा हूँ देयर मे बी अ रिस्क। तो क्या कह रहा हूँ, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। और सर और दूसरा क्या रिस्क हो सकता है, यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। बात क्लियर है? इसके बाद क्या है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल ड्यू टू इनकरेक्ट यूजेज ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जब मैंने रेवेन्यू गलत बुक किया तो रिसीवेबल भी तो गलत आएगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ इस वाले फैक्टर से सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल दोनों का मसला आ गया।
कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल में गलती हो सकती है, मेरी पीएनएल के अंदर सेल्स में गलती हो सकती है। सेल्स में दो वजह से गलती हो सकती है, या तो एक्सचेंज रेट गलत यूज हुआ होगा, या तो फेक सेल्स बुक हुई होगी। और अगर फेक सेल्स बुक हुई है तो रिसीवेबल भी फेक बुक हुआ होगा। पर जानिए ये आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? जब आपने रिस्क असेस किया। अगर इस बंदी की तरह हरकत करते ना, इस बंदी की तरह हरकत करते कि आप जाते मुंह उठा के वो आपको इन्वॉइसेस चिपका देता, तो आप तो इन्वॉइसेस वेरीफाई करते और आप ये कहते कि हाँ भाई इन्वॉइसेस भी हैं, सपोर्ट्स भी हैं, पर दैट सपोर्ट्स कैन बी फेक, दैट सपोर्ट्स कैन बी फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर्ड। वो फेक हो सकती हैं यार। इस चीज़ को पकड़ने के लिए आपने क्या करना है? रिस्क असेस करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क असेस करने का तरीका क्या है? आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। पहली एग्जांपल दिए जानी अभी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैडम है हमारी, अगर मैं वापस जाऊँ अगर मैं अपनी स्लाइड के ऊपर, सही है जी, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो हमने क्या किया? क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया। देखो इसके चैप्टर का नाम क्या है? आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बात समझ आती है? तो वो क्या ही रहा है कि आपने ऑडिट तो कर लेना, मसला नहीं ऑडिट करना, पर पहले ये देख लो कि किस जगह क्या मसला हो सकता है, फिर टारगेटेड वेरिफिकेशन करना। बात क्लियर है? तो सर अगर आपने टारगेटेड वेरिफिकेशन करनी है तो यू नीड टू असेस द रिस्क, जो कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का चैप्टर 315 कहता है। बात क्लियर है? तो सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं। सिर्फ बुनियाद रखी है मैंने कि यू हैव टू असेस द रिस्क बिफोर यू डू ऑडिट। जज़ाकल्लाह।